डीडी किसान, बदलते भारत की शान। डीडी किसान, बदलते भारत की शान। नमस्कार, आप देख रहे हैं दूरदर्शन किसान। कार्यक्रम हेलो किसान में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं मोनालिसा। हेलो किसान कार्यक्रम में खास तौर पर हम कृषि क्षेत्र से जुड़े हुए अहम विषयों पर चर्चा करते हैं अपने विशेषज्ञ मेहमानों से। इसके अलावा इस कार्यक्रम में आप सीधे सीधे अपने सवालों के साथ जुड़ सकते हैं हमारे टोल फ्री नंबर के जरिए या फिर व्हाट्सएप ईमेल के जरिए भी अपना सवाल भेज सकते हैं। तो आइए बता दें आपको सबसे पहले कि आज हम किन विषयों पर चर्चा करेंगे। हेलो किसान कार्यक्रम में आज जिन विषयों पर चर्चा की जाएगी वो है किन्नू संतरा के बागों की देखभाल। साथ ही इस कार्यक्रम के दौरान बातचीत की जाएगी खेतों में कृषि यंत्रों के प्रयोग के बारे में। तो ये दो महत्वपूर्ण विषय हैं जिन पर विस्तार से हम चर्चा करेंगे इस कार्यक्रम के दौरान। आप अपने सवालों के साथ टोल फ्री नंबर के जरिए हमारे साथ जुड़ सकते हैं। नोट कर ले हमारा टोल फ्री नंबर 1800-113060 और 1800-113061। टोल फ्री नंबर के जरिए कॉल करने के दौरान बस इस बात का ध्यान रखें कि बातचीत के क्रम में टीवी की आवाज़ बंद रखें और सीधे सीधे फोन लाइन के जरिए बातचीत करें। इससे बातचीत में रुकावट नहीं आएगी। आगे बढ़ते हैं और अपना व्हाट्सएप नंबर भी आपको बता दें जिसके जरिए आप सवाल भेज सकते हैं। नंबर है 8800520717। इसके अलावा आपको बता दें कि ईमेल के माध्यम से भी आप अपना सवाल हमें भेज सकते हैं। ईमेल आईडी है hellokisan2015@gmail.com। ध्यान रखें कि ईमेल और व्हाट्सएप के जरिए जब भी सवाल भेजें तो साथ ही अपना नाम और स्थान भी जरूर लिखें। और हमारे सवालों के जवाब के लिए दो बेहद ही खास मेहमान हमारे साथ मौजूद है स्टूडियो में। आइए आपका परिचय करा देते हैं। इस वक्त हमारे साथ है डॉक्टर विश्वबंधु पटेल। आप सहायक महानिदेशक है बागवानी विज्ञान, भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद, नई दिल्ली से। बहुत बहुत स्वागत है आपका। बहुत बहुत धन्यवाद। इसके अलावा इस वक्त हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद है डॉक्टर रऊफ अहमद परे। आप वैज्ञानिक है कृषि अभियांत्रिकी संभाग, IRI पूसा, नई दिल्ली से। बहुत बहुत स्वागत है आपका भी। बहुत बहुत धन्यवाद। तो आइए बातचीत की शुरुआत करते हैं। और किन्नू संतरे के बागों की अगर बात की जाए तो जो किसान किन्नू और संतरे की खेती करते हैं, सबसे पहले जानना चाहेंगे डॉक्टर पटेल कि ये जो समय है वो कितना अहम है किसानों के लिए, किस तरह के समसामयिक कार्य उन्हें इस वक्त करने हैं? इस वक्त अगर आप देखेंगे तो किन्नू के बाग, पूरे जो किन्नू के फल लगे हुए हैं जी। और इस वक्त अब बाग में जो कुछ कृषि क्रियाएं हैं उनका करना बहुत ज़रूरी हो जाता है जिससे कि फल अच्छे बढ़ें और फल अच्छी तरह से पकें और किसानों को उसका बाज़ार भाव अच्छा मिल सके। तो इस क्रम में अगर हम बात करते हैं तो सबसे पहले ज़रूरी हो जाता है कि हम कुछ पोषक तत्वों का प्रबंधन करना है, जैसे पोटास का प्रबंधन है, कुछ सूक्ष्म तत्वों का प्रबंधन करना ज़रूरी होता है। इस वक्त फल बहुत झड़ते हैं तो फल झड़ने की रोकना बहुत ज़रूरी होता है, इससे फल पेड़ों पे लगे रहें और वो पकें। और तीसरी बात आती है कुछ कीड़े और कुछ रोग भी इस वक्त दिखाई पड़ते हैं, उनका भी नियंत्रण बहुत ज़रूरी होता है। और कुछ पेस्टिसाइड जैसे हैं, कीटनाशी हैं और फफूंदनाशी हैं, उनका प्रयोग करते हुए भी हमें ये ध्यान रखने की ज़रूरत होती है कि इनका जो रेसिड्यू है फलों में न जाए, जिससे कि भोक्ताओं के पास आपके फलों में ये रसायन न जाएं। तो इनकी भी बातों का ध्यान रखना जरूरत होती है। कि गुणवत्ता युक्त उत्पादन अगर प्राप्त करना है तो इस समय बहुत सी ऐसी बातें हैं जिनका ध्यान रखना बेहद ही ज़रूरी है। तो इन पर विस्तार से चर्चा करेंगे इस कार्यक्रम के दौरान। आइए उससे पहले नजर डाल लेते हैं इस रिपोर्ट पर। किन्नू और संतरा दोनों ही नींबू वर्गीय फल हैं। अच्छा उत्पादन लेने के लिए इनकी अच्छे से देखभाल करनी चाहिए। नींबू वर्गीय फलों की सबसे बड़ी समस्या होती है फलों का गिरना। ऐसे में अच्छी फसल के लिए फल लगने के बाद प्लानोफिक्स और जिंक सल्फेट का 2 से 3 बार छिड़काव करना चाहिए। साथ ही पौधों को कीटों और बीमारियों से बचाने के लिए भी उपाय करने चाहिए। किन्नू में सबसे अहम होता है
पौधे का सही विकास। इसके लिए कटाई छटाई जरूरी होती है। इस काम का सबसे बढ़िया समय तुड़ाई के बाद होता है, लेकिन जब पौधों का विकास हो रहा हो तो कटाई छटाई ना करें। रोगी, प्रभावित, मुरझाई और नष्ट टहनियों को समय समय पर हटाते रहें। टहनियों की छटाई बेहद महत्वपूर्ण है। किन्नू और संतरे में कैंकर, एंथ्रेक्नोज, गोंद रिसाव जैसे रोगों के साथ साथ अनेक प्रकार के विषाणु जनित रोग भी लगते हैं। साथ ही सिट्रसेला, नींबू की तितली, लीफ माइनर, सफेद मक्खी, छाल खाने वाले कीट, थ्रिप्स माइट्स और मिलीबग जैसे कीटों का प्रकोप भी देखा जाता है। इन पर नियंत्रण के लिए विशेषज्ञों की सलाह लेकर समय रहते उचित दवाओं का छिड़काव करना चाहिए। कैंकर रोग से छुटकारा पाने के लिए स्ट्रेप्टोसाइक्लिन 250 ग्राम प्रति 100 लीटर पानी में और नीम खली 5 किलो प्रति 100 लीटर पानी में मिलाकर इनके घोल का छिड़काव कृषि विशेषज्ञों की सलाह से कर सकते हैं। जी हाँ, तो इस रिपोर्ट के जरिए कुछ महत्वपूर्ण बातों को आपने जाना कि किस तरह से किन्नू संतरे का अच्छा उत्पादन आप ले सकते हैं। और भी विस्तार से बातचीत को आगे बढ़ाएंगे, लेकिन आइए कृषि यंत्रों के बारे में भी जान लेते हैं। यहाँ पर डॉक्टर परे आपसे जानना चाहेंगे कि जो कृषि है वो बहुत ही मेहनत का काम है और इसे आसान बनाते हैं कृषि यंत्र, यहाँ तक कि जो उत्पादकता है वो भी बढ़ती है। फिर भी हम देखते हैं कि कई दूसरे देशों के मुकाबले भारत में अभी भी मशीनीकरण उतनी नहीं हुई है, तो आप कितनी और संभावना इसके बढ़ाने की देखते हैं? हाँ, देखिए ये एक बहुत ही महत्वपूर्ण जो प्रश्न आपने पूछा कि जो अब हम देश का एग्रीकल्चर देखते हैं कि हमारा देश में पहले तो हमको समझना पड़ेगा लैंड होल्डिंग बहुत कम है। और उसके साथ साथ लैंड होल्डिंग कम होने के साथ साथ हमारा प्लॉट साइज़ भी बहुत कम है। और दूसरे साइड से क्या है कि एग्रीकल्चर एक लेबर इंटेंसिव क्षेत्र है जिसमें हमको पहले से लेकर आखिर तक, चाहे वो बुआई करनी है, खेत को तैयार करना हो, हार्वेस्टिंग करनी हो, हर स्टेज पे आपको लेबर की ज़रूरत पड़ती है। तो अगर हम देखते हैं कि जो फ्यूचर एग्रीकल्चर का रहेगा वो इंजीनियरिंग एग्रीकल्चर रहेगा, मतलब हमको कृषि में यंत्रों का इस्तेमाल इंजीनियरिंग को लाना ही पड़ेगा। और उसके साथ साथ हम देखते हैं कि जहाँ पे भी आप देखते हैं इनपुट कॉस्ट है, चाहे वो सीड का है, फर्टिलाइजर का है, वो बढ़ता ही जा रहा है। तो उसको कम करने के लिए हमको पहले से लेकर आखिर तक हर स्टेज पे देखना पड़ेगा कि हम कोई अच्छी सी मशीन इस्तेमाल करें। तो इस हिसाब से हम देखेंगे कि जो भी हमारा देश है जहाँ पे लेबर है जो गाँव से माइग्रेट होकर शहरों की ओर जा रहा है, वहाँ पे उस कमी को पूरा करने के लिए और इसके साथ साथ हमारी जो इनपुट कॉस्ट है उसको रिड्यूस करने के लिए हमको यंत्रों का इस्तेमाल जरूरी करना ही पड़ेगा और इसके अलावा कोई ऑप्शन नहीं रहेगा। बिल्कुल, तो मानव श्रम की भी कमी होती जा रही है और साथ ही लागत भी बढ़ती जा रही है खेती की, और इसका एक समाधान है कृषि यंत्रीकरण। और इसके लिए किसानों को क्या कुछ करना चाहिए, कौन कौन से विकल्प उपाय उनके पास है, इस पर विस्तार से बातचीत करेंगे इस कार्यक्रम में। आइए उससे पहले नजर डाल लेते हैं इस रिपोर्ट पर। कृषि यंत्रों ने आधुनिक खेती को काफी आसान बना दिया है। कम समय में अच्छा मुनाफा लेने के लिए कृषि यंत्रों का उपयोग बढ़ता जा रहा है। फसल के लिए खेत तैयार करने से लेकर फसल के भंडारण तक में ये मशीनें खासा सहयोग करती हैं। आज बाजार में ऐसी कई मशीनें मौजूद हैं जो किसानों की फहरिस्त में शामिल हैं। इनमें हैप्पी सीडर, पैडल या सोलर चलित धान का थ्रेशर, रोटावेटर, पावर टिलर, पावर वीडर, कल्टीवेटर, सीड ड्रिल और हार्वेस्टर आदि शामिल हैं। फसल में कीट पतंगों या बीमारी लगने पर अक्सर दवा छिड़कने की सलाह दी जाती है। इसके लिए हाथ से चलने वाली मशीन तो है ही, साथ ही बैटरी से चलने वाली स्प्रे मशीनें भी उपलब्ध हैं। वहीं हैप्पी सीडर की बात करें तो ये मशीन धान कटने के बाद गेहूं की बुआई में काम आती है। इस मशीन में जीरो टिल सीड कम फर्टिलाइजर मशीन के सभी गुण हैं। मल्टी क्रॉप सीड ड्रिल से बुआई परंपरागत बैलों की तुलना में 10 से 15 गुना कम समय लगता है। इसी तरह बाकी यंत्रों से भी काम करने में समय की बचत होती है और उत्पादन में इजाफा होता है। कुछ कृषि यंत्रों के उपयोग से ये भी लाभ होता है कि निश्चित मात्रा में बीज और खाद के उपयोग से संसाधन बर्बाद नहीं होते। इसी तरह दवाओं के छिड़काव के लिए ड्रोन का उपयोग काफी हद तक पानी, दवा की मात्रा और समय की बचत करता है। इस तरह ये कृषि यंत्र खेती के काम को न सिर्फ आसान बना रहे हैं बल्कि समय की भी बचत कर रहे हैं। जी
जी हाँ, तो कृषि यंत्रों पर ये रिपोर्ट आपने देखी। आइए अब बातचीत को आगे बढ़ाते हैं। और डॉक्टर परे, जैसे कि आपने बताया अभी कि जो फार्म साइज है वो छोटा होता जा रहा है, यानी कि कृषि की जो जोत है वो छोटी होती जा रही है। ऐसे में किसानों के सामने सवाल ये भी होता है कि जो बड़े यंत्र हैं उनका इस्तेमाल हम कैसे करें, तो क्या इसके छोटे विकल्प भी किसानों के पास मौजूद हैं? देखिए, जो हम देखते हैं कि कृषि में सही है कि हमारा जो प्लॉट साइज़ बहुत छोटा है, तो जो भी टेक्नोलॉजी अगर आप फॉरेन में देखते हैं वो हमारे देश में इस्तेमाल नहीं हो सकती। तो उसके लिए जो हमारे संस्थान है वो हम क्या काम कर रहे हैं कि हमारे एग्रीकल्चर के प्लॉट साइज़ के हिसाब से हम उसको डिज़ाइन करते हैं, उसको कस्टमाइज़ करते हैं। ये एक तरीका है। दूसरा क्या है कि जो हमारे यंत्र बड़े बड़े हैं जिसको हमारे किसान खरीद नहीं सकते हैं, जैसे एक ड्रोन है। ड्रोन छोटे प्लाट हो या बड़ा प्लाट हो, दोनों में इस्तेमाल हो सकता है, लेकिन हमारा किसान उसको खरीद नहीं सकता क्योंकि उसका जो प्राइस है वो बहुत ज़्यादा है। तो वहाँ पे हम क्या करते हैं, हम उसको प्रमोट करते हैं कस्टम हायरिंग सर्विस बेसिस। जैसे हम देखते हैं कि कार में उबेर ओला मॉडल आता है, ऐसे ही हमारा मॉडल है कि कस्टम हायरिंग बेस करो, जितना आपको इस्तेमाल करना है उस हिसाब से आप पे कीजिए और आप वो सर्विस दूसरों को भी दे सकते हैं। ये एक अच्छा मॉडल है इंडिया के लिए। आसान भाषा में कहे तो भाड़े पर आप मशीन जो है वो ले सकते हैं कस्टम हायरिंग सेंटर से और इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। और कई किसान कस्टम हायरिंग सेंटर से भी जुड़ रहे हैं रोजगार के लिए। इस पर भी आगे हम बातचीत करेंगे, लेकिन आइए इस बीच बातचीत करते हैं किन्नू संतरे के बागों को लेकर भी। जो किसान, जिन किसानों ने बाग लगाए हैं, डॉक्टर पटेल आपने बताया था हमें कि फल गिरने की समस्या एक बहुत ही आम समस्या होती है इन किसानों के सामने। तो इससे छुटकारा कैसे पाया जाए कि फल गिरने से बचाएं कैसे? जी देखिए, इस वक्त अगर देखेंगे तो फल बड़े हो रहे हैं जी, और कुछ मैच्योरिटी की तरफ भी जा रहे हैं। और इस वक्त जब फल गिरते हैं तो किसान भाइयों को सीधा सीधा नुकसान होता है जी। तो फल गिरने के दो कारण हैं। एक तो जो हम कहेंगे पोषक तत्वों की कमी होती है, अच्छा, या कुछ फिजियोलॉजिकल डिस्टर्बेंस हैं उसको, तब भी फल गिरते हैं, या कुछ रोग की वजह से फल गिरते हैं। तो ज़रूरी है कि इस वक्त हम पोषक तत्वों का प्रबंधन अगर है तो अच्छी बात है, नहीं तो इस वक्त हम एक बार कहते हैं कि जिंक सल्फेट और बोरान का मतलब माइक्रोन्यूट्रिएंट का एक घोल का स्प्रे कर दें। और साथ में अगर फल गिर रहे हैं तो नफ्तलिक एसिड, एस्टिक एसिड है, जैसे प्लानोफिक्स की दवाई हम लोग प्रयोग करते हैं जी, इसका 3 से 4 मिलीलीटर प्रति 10 लीटर पानी में डाल करके उपयोग कर सकते हैं, इससे कि फलों का गिरना रुकता है। लेकिन अगर पैथोलॉजिकल प्रॉब्लम है, उसमें दोनों में अंतर ये होता है कि जो फिजियोलॉजिकल प्रॉब्लम है उसमें देखेंगे कि जहाँ से फल लगा होता है वहीं से वो फल छोड़ देता है और बहुत ज़्यादा किनारे कालेपन नहीं पड़ते हैं। तो ये तो आपका फिजियोलॉजिकल प्रॉब्लम है जहाँ के आप प्लानोफिक्स और जिंक सल्फेट बोरान डालने से काफ़ी हद तक इसमें रुकता है। लेकिन जहाँ पे रोग के कारण है तो आप देखेंगे काले धब्बे, जहाँ पे फल लगा हुआ है टहनी से उसके आसपास काले धब्बे बनते हैं। तो इसके लिए हमें ज़रूरी होता है कि फंजीसाइड का प्रयोग करें, खास करके कार्बनडाजिम का प्रयोग करें 1 ग्राम प्रति लीटर की दर से, तो काफ़ी हद तक इससे बचाव हो जाता है। बिल्कुल। आइए अब आगे बढ़ते हैं और हमारे जो दर्शक हैं वो व्हाट्सएप के ज़रिए भी अपने सवाल हमें भेज रहे हैं, तो ऐसे ही सवालों को कार्यक्रम में शामिल करेंगे। लेकिन इस बीच कॉलर जुड़ गए हैं तो उनका सवाल पहले ले लेते हैं। विपिन जी सागर मध्य प्रदेश से फोन लाइन पर हैं। विपिन जी स्वागत है आपका, पूछिए अपना सवाल। हेलो विपिन जी, क्या मेरी आवाज़ मिल रही है आपको? जी नमस्ते मैम। जी नमस्कार, अपना सवाल पूछ सकते हैं आप। जी मैम, मेरे 2 सवाल है मैम। पहला सवाल मैम ये था कि कृषि यंत्रों के बारे में मैं जानना चाह रहा था कि बहुत सारे किसान प्रॉपर ट्रेनिंग नहीं लेते हैं बल्कि एक दूसरे किसानों के साथ में रह के कृषि यंत्रों को चलाना सीखते हैं और उसके बाद वो खुद से भी प्रयोग करने लगते हैं। तो क्या प्रॉपर ट्रेनिंग लेना कृषि यंत्रों की आवश्यक है या फिर ऐसे भी कृषि यंत्रों को चलाना सीखा जा सकता है? और दूसरा सवाल में था कि कुछ किसान भाइयों के मन में मिथ रहता है कि कृषि यंत्रों की अधिकता होने से रोजगार भी कम हो रहा है और लागत भी खेती में बढ़ती है कि ये यंत्र खरीदना है, ये वाला यंत्र खरीदना है। तो ये मिथ है या सच्चाई, थोड़ा इसके बारे में भी बताएं। जी ये जानते हैं डॉक्टर परे, क्या राय है इस पर आपकी? जो पहला प्रश्न इनका था कि जो कृषि के ट्रेनिंग के रिलेटेड है कि हमारे ये है कि कृषि में क्या हो रहा है, कोई भी मशीन नई आ रही है, हमारे फार्मर उसको खरीदते हैं बिना ये जाने कि इसको कैसे चलाना है, कब चलाना है,
किस ट्रैक्टर के साथ चलाना है, तो उससे हम क्या देखते हैं, दो चीज़ें हो जाती हैं। एक, जो उसका सही इस्तेमाल होना है वो नहीं होता है, जो हमको उसे लाभ लेना चाहिए था वो नहीं हो पा रहा है। दूसरा क्या है, उसमें एक्सीडेंट्स होने का चांस रहता है। जैसे आप एक सिंपल थ्रेशर को ले लीजिए, एक थ्रेशर को अगर हमको चलाना हो और अगर हमारे किसान भाई को पता नहीं कि इसको कैसे चलाना है, तो उसमें हाथ कटने का चांस रहता है, उसमें कोई और एक्सीडेंट होने का चांस रहता है। तो इसके लिए सबसे ज़रूरी है पहले कि जिस भी यंत्र को हम खरीदें उसको हम सही से जाने कि इसको कैसे इस्तेमाल करना है। रही बात ये कैसे हम जाने, पहला है उसका एक मैनुअल होता है, दूसरा सरकार की ओर से होता है कि जो भी मशीन मार्केट में आती है उसका एक टेस्ट होता है। हमारे यहाँ टेस्टिंग सेंटर्स है, पूरे देश में हर एक स्टेट में टेस्ट सेंटर्स है, उसका एक टेस्ट रिपोर्ट जनरेट होता है। उससे हमको पता चलता है कि ये जो मशीन आ रही है किस पर्पज़ के लिए है और इसकी क्या परफॉर्मेंस है, इसको कैसे हम इस्तेमाल करें। उसके साथ साथ अगर हमको एजुकेशन लेनी है तो हमारी जो कृषि विज्ञान केंद्रास हैं वहाँ पे भी किसानों के लिए प्रोग्राम ऑर्गेनाइज होते हैं जहाँ पे उनको उसकी ट्रेनिंग मिल सकती है। और उसके साथ साथ हमारे 4 फार्म मशीनरी टेस्टिंग सेंटर्स है, ट्रेनिंग सेंटर्स है, नॉर्थ में है, साउथ में है, जैसे यहाँ हिसार में है, बुधनी में है। तो वहाँ से भी हमारे किसान भाई उस मशीन के बारे में ट्रेनिंग ले सकते हैं। बिल्कुल। तो डॉक्टर परी का सुझाव तो यही होगा कि कृषि यंत्रों का इस्तेमाल करना है तो बेहतर होगा कि उसका प्रशिक्षण आप पहले ले लें। हालांकि विपिन जी, आपने दूसरा सवाल भी बहुत ही महत्वपूर्ण पूछा है, उसका भी जवाब हम डॉक्टर परे से लेंगे और हमारी चर्चा जारी रहेगी कृषि यंत्रों पर और किन्नू संतरा के बागों की देखभाल पर। लेकिन फिलहाल कार्यक्रम में वक्त हो गया है एक छोटे से ब्रेक का। जल्द हाजिर होंगे, आप बने रहें दूरदर्शन किसान पर। अरे सुन तो। मुझे क्या सुनाना चाहते हो? जो सुनाओ मेरी सौतन को। किसको? अरे वही तुम्हारा मोबाइल फोन जिससे सुबह शाम दिन रात चिपके रहते थे और कहते थे किसान कॉल सेंटर से बातें हो रही हैं। अच्छा ये बात है। हाँ, क्यों, क्या हुआ? अब बात नहीं होती क्या? अब तो झट से बात हो जाती है। ऐसा क्या? हाँ, अब तो ज्यादा लाइनें और खास तकनीक के कारण खेती के माहिरों से तुरंत बात हो जाती है। और अगर कभी लाइन व्यस्त हो तो अपनी समस्या फोन पर रिकॉर्ड करा दो, वहाँ से फोन आ जाता है और समस्या की हल का मैसेज भी आ जाता है। ये देखो आ गया। अरे वाह, इसका मतलब इंतजार की घड़ी अब खत्म। हाँ, तभी मैं सोचूं कि आजकल मुझ पर इतना प्यार क्यों आ रहा है। कृषि संबंधी समस्याओं का अपनी भाषा में तुरंत हल पाने के लिए पूरे भारत में किसी भी फोन से हेल्पलाइन नंबर पर संपर्क करें। किसानों का दोस्त किसान कॉल सेंटर। ब्रेक के बाद आप सभी का फिर से स्वागत है। आप देख रहे हैं कार्यक्रम हेलो किसान। इस कार्यक्रम में आज हम बात कर रहे हैं किन्नू संतरे के बागों की देखभाल और कृषि में कृषि यंत्रों के प्रयोग के बारे में। इन विषयों से जुड़े हुए सवाल अगर आप पूछना चाहते हैं तो आप हमारे टोल फ्री नंबर के जरिए जुड़ सकते हैं, सवाल पूछ सकते हैं या फिर व्हाट्सएप या ईमेल के माध्यम से भी अपना सवाल भेज सकते हैं। इस वक्त हमारे साथ एक कॉलर जुड़े हुए हैं, आइए उनका सवाल ले लेते हैं। नंदस्वरूप मिश्रा बाराबंकी उत्तर प्रदेश से इस वक्त हमारे साथ फोन लाइन पर हैं। नंदस्वरूप जी, स्वागत है आपका, पूछिए अपना सवाल। जी हाँ, नंदस्वरूप मिश्रा बाराबंकी से मैं जानना ये चाहता हूँ कि किन्नू या संतरा तो ये दोनों फसलों लेने के लिए कैसी जलवायु होनी चाहिए, और दूसरी चीज इसके जो हमारा मृदा है, मिट्टी है, वो भारी होना चाहिए, हल्की होना चाहिए कि बलुई दोमट मिट्टी होना चाहिए, और कितना पीएच मान उसका होना चाहिए जिससे अधिक पैदावार उसे मिल सके हमें। जी जी बिल्कुल। तो मिट्टी और जलवायु कैसी होनी चाहिए डॉक्टर पटेल? देखिए, बाराबंकी का जो मिट्टी है वो किसी भी सिट्रस ग्रुप के फल के लिए उपयुक्त है। जहाँ तक जलवायु की बात है और पीएच मान की बात आपने पूछा, कोई भी सिट्रस फल चाहे किन्नू हो, मौसमी हो, संतरा हो, इन सब का करीब 5.5 से 7.5 पीएच तक बड़ा अच्छा सा इसका उत्पादन किया जा सकता है। और कोई भी, चूँकि ये पानी अगर आप लगाते हैं, पानी टिकता है उस मिट्टी में, तो जितनी भी सिट्रस की फल हैं, किन्नू, मौसमी, इसमें क्या होता है जब पानी का जल जमाव जब होता है तो इसमें फाइटोप्थोरा रोग की संभावना बढ़ती है। तो जो भी जल निकास के युक्त मिट्टी है, खास करके बलुई दोमट मिट्टी या बलुई मिट्टी सिट्रस वर्गीय फलों के लिए बहुत ही अच्छी होती है। अब रही बात बाराबंकी के क्षेत्र में, देखिए किन्नू क्या है कि एक तो ठंडक, जो रातें बहुत ठंडक हो लेकिन दिन में अच्छा तापमान हो और क्या कहते हैं कि खुला धूप मिले। तो अगर हम देखें तो अबोहर, श्रीगंगानगर, ये सब जो एरिया है, इस तरह की तापमान
होता है वहाँ पे। और बाराबंकी में जो धूप का मात्रा है ठंडक के मौसम में, जब उसमें कलर की बात आती है, जब उसमें रंग देखेंगे एकदम गहरा नारंगी रंग का होता है, तो वो थोड़ी समस्या है। तो वहाँ पे किन्नों की फसल तो हो जाती है, लेकिन जितना डीप ऑरेंज कलर आना चाहिए वो नहीं आता है। तो इसके लिए मैं कहूँगा कि अगर आप एक बार देख लें, किन्नों की फसल तो उगा सकते हैं, लेकिन क्वालिटी में थोड़ी सी कंप्रोमाइज़ होगी। तो नंदस्वरूप जी, उम्मीद है आपके सवाल का जवाब मिल गया होगा। और अब आगे बढ़ते हैं। ब्रेक पर जाने से पहले हमारे एक दर्शक ने बहुत ही महत्वपूर्ण सवाल पूछा था डॉक्टर परे। उनका कहना ये था कि कृषि यंत्रों के इस्तेमाल को लेकर किसानों में एक आम धारणा ये होती है कि इससे लोगों का रोजगार चला जाएगा, क्योंकि मशीनें वो काम करेंगी। इतना ही नहीं, लागत भी बढ़ जाएगी, क्योंकि कुछ मशीनें काफ़ी महंगी होती है। तो इस पर आपकी क्या राय है? जो ये प्रश्न है कि जो हम यंत्रों का इस्तेमाल करते हैं इससे लागत बढ़ जाएगी, ये तो ऐसा नहीं। जो हमने देखा है कि जब भी हम किसी यंत्र का इस्तेमाल करते हैं, आप सीड ड्रिल को ले लीजिए, आप किसी हार्वेस्टर को ले लीजिए, तो वहाँ पे क्या होगा, हमारा कॉस्ट रिड्यूस होता है, तो लागत कम हो जाती है और मुनाफा बढ़ जाता है। रही बात दूसरी रिप्लेसमेंट की, जैसे हम देखते हैं ड्रोन ले आए आप, तो ड्रोन से ट्रैक्टर ड्राइवर का रिप्लेसमेंट होता है, लेकिन दूसरे साइड से ड्रोन ही 3 यूथ को रोजगार देता है। जी। तो इससे हमको पता चलता है कि यंत्रों का इस्तेमाल से जो रिप्लेसमेंट है वो स्किल का है, ना कि पर्सन का है। जैसे ट्रैक्टर ड्राइवर के पास अगर स्किल है कि वो ड्रोन चला सकता है, तो उसके साथ साथ और 2 हो सकते हैं, जो एक फील्ड वर्कर है। इसी तरह जितने भी यंत्र आते हैं हमको उसका स्किल लेना पड़ेगा। रिप्लेसमेंट उन्हीं का होगा जिनके पास स्किल नहीं होगा। तो जितने भी हम यंत्र ले आएंगे उसके साथ रोजगार युवाओं को जो बिजनेस कर सकते हैं, उन यंत्रों को दूसरे खेत पे इस्तेमाल करके दे सकते हैं रेंट बेसिस पे, तो उसमें उनका रोजगार भी मिलेगा, किसानों को जो यंत्रों का लाभ है वो भी मिल पाएगा। बिल्कुल, बहुत ही अच्छा जवाब आपने दिया डॉक्टर परे। आइए अब आगे बढ़ते हैं और सवालों को शामिल करते हैं जो व्हाट्सएप के जरिए आ रहे हैं। एक सवाल भेजा है अंकुर सहाय जी ने आजमगढ़ उत्तर प्रदेश से। इनका सवाल ये है कि किन्नू के बागों में रूट रॉट रोग और लीफ माइनर एफिड का प्रकोप हुआ है, इससे बचाव कैसे होगा? तो डॉक्टर पटेल, क्या सुझाव होगा आपका? देखिए, एक तो जो रूट रॉट है वो फंगस की वजह से होता है, फफूंद जनित रोग है। इसके लिए जो मुख्य काम है कि आप देखें कि अगर जल निकास की प्रबंधन आपके बागों में नहीं हो रहा है, पानी बरसात के मौसम में रुकता है, तो उसके लिए आप समुचित जल निकास का व्यवस्था करें। और रिडोमिल गोल्ड या इस तरह की जो दवाई आती हैं, आप उससे उसका ड्रेंचिंग करें। उसका कहते हैं कि 10 ग्राम प्रति 10 लीटर में आप डाल करके उसको आप ड्रेंचिंग करें। तो इससे क्या होगा कि आपका जो रूट रॉट का समस्या है वो समाधान होगा। लीफ माइनर जो है कीट की वजह से होता है। आप पत्तियां देखेंगे नीचे, मतलब नीचे की पत्तियों में, ऊपरी सिरा में तो नहीं दिखेगा, लेकिन नीचे में सुरंग बना करके रहता है। तो कोई भी सिस्टमिक कीटनाशी जो आपके क्षेत्र में मिलता हो और जो सिट्रस के लिए रिकमेंडेड हो, आप प्रयोग कर सकते हैं। खासकर जैसे इम्डाक्लोप्रिड है, इसकी 0.4 से 0.5 मिलीलीटर प्रति लीटर के दर से आप इसका प्रयोग कर सकते हैं, जिससे कि लीफ माइनर से आपको छुटकारा मिलेगा। बिल्कुल। तो अंकुर जी, उम्मीद है कि इन सुझाव पर ज़रूर आप अमल करेंगे और आपकी इन समस्याओं का समाधान भी इससे होगा। आगे बढ़ते हैं, अगले कॉलर हमारे साथ जुड़ गए हैं, उनका रुख करते हैं। महेश जी सांगली महाराष्ट्र से हमारे साथ फोन लाइन पर हैं। महेश जी, स्वागत है आपका, पूछिए अपना सवाल। हाँ, नमस्कार मैडम सर। जी नमस्कार, बताएं। मुझे ये जानना है कि मल्चिंग पेपर बिछाने के लिए कौन सा यंत्र लेना चाहिए और उसकी क्या प्राइस रहती है? जी महेश जी, आपकी आवाज़ बहुत स्पष्ट नहीं है, कृपया अपना सवाल दोहरा देंगे। मल्चिंग पेपर बिछाने के लिए कौन सा यंत्र चाहिए और उसकी कीमत क्या रहती है? ठीक है, आइए जानते हैं। मल्चिंग पेपर। जी जी, डॉक्टर परे। इनका जो सवाल सही से मैं सुन नहीं पाया। आप मल्चिंग पेपर बिछाने के लिए वो जानना चाहते हैं कि आप किसी यंत्र का इस्तेमाल कर सकते हैं और क्या उसका? बिल्कुल, मल्चिंग के लिए मल्च लेयर मशीन आ जाता है, जिससे आप जो ट्रैक्टर से है उसे ऑपरेट कर सकते हैं। अगर आप उसको बारे में ज़्यादा जानकारी लेना चाहते हैं तो हमारा एक संस्थान है, सेंट्रल इंस्टीट्यूट ऑफ एग्रीकल्चर इंजीनियरिंग, जो आपके नज़दीक पड़ेगा, भोपाल में है। जो भी महाराष्ट्र और जो मध्य प्रदेश है वहाँ के किसानों के लिए ज़्यादातर जो यंत्रों का इस्तेमाल है वहीं से लेते हैं वो उसकी इंफॉर्मेशन। और रही बात कीमत की, देखिए मार्केट में स्टैंडर्ड के हिसाब से आते हैं तो कीमत वैरी होते हैं। आप अपने नज़दीकी डीलर से देख सकते हैं कि उनका कौन सा मॉडल है और किस कीमत पे मिलता है।
जी बिल्कुल। तो महेश जी, उम्मीद है आपके सवाल का जवाब मिल गया होगा। आइए आगे बढ़ते हैं और डॉक्टर पटेल आपसे जानना चाहेंगे, जैसे कि अभी आपने किन्नू संतरे का जिक्र किया और उनके रंग के बारे में बताया कि किस तरह से जो तापमान होता है वो एक कारक होता है। जानना चाहेंगे, फल है तो मिठास भी होनी चाहिए इसमें, तो इसकी मिठास के लिए कौन से कारक होते हैं और क्या किसान कुछ उपाय अपना सकते हैं फलों के मीठे हो इसके लिए? जी ज़रूर। देखिए, जो फल के मिठास है वो कई कारणों पे निर्भर करता है। एक तो जलवायु के कारण के होते हैं, जहाँ पे हम ज़्यादा कुछ बदलाव नहीं कर सकते हैं, लेकिन सही जलवायु में, सही मिट्टी में किन्नों की फसल की खेती करना एक अच्छा कारक है। दूसरी बात, अगर हमारे ज़मीन में कुछ पोषक तत्वों, खास करके पोटास की और बोरान की और जिंक की कमी है, तो इससे मिठास प्रभावित होता है। अच्छा। तीसरी बात यह है कि अगर आप के ज़मीन में अगर जब फल तुड़ाई के टाइम पे है तो आप वहाँ पे पानी लगा रहे हैं तो वो भी मिठास को कम करता है। अच्छा। तो मैं कहूँगा कि आप सॉयल हेल्थ कार्ड का स्कीम गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की चल रही है, आपके यहाँ भी है, तो मिट्टी का जांच जरूर करा लें और देखें कि कौन कौन से पोषक तत्व तो आपकी मिट्टी में कम मात्रा में है या कौन सा ज़्यादा मात्रा में है, तो जिससे आप संतुलित खाद और उर्वरक का प्रयोग कर सकेंगे। और जहाँ पे पोटास की कमी हो, बोरान की कमी हो, इससे ये जो दोनों पोषक तत्व हैं, इससे आपका जो TSS और एसिडिटी का रेशियो होता है इस फलों में बहुत ही बैलेंस होता है, बहुत अच्छा बनाता है, जिससे कि फल की मिठास अच्छी होती है और जूस भी बड़ा अच्छा होता है इसका। बिल्कुल। आइए अब आगे बढ़ते हैं। अगले कॉलर इस बीच हमारे साथ जुड़ गए हैं, उनका सवाल लेते हैं। अनिल जी हरदा मध्य प्रदेश से हमारे साथ फोन लाइन पर हैं। अनिल जी, स्वागत है आपका। पूछे क्या जानना चाहते हैं? हेलो जी। मैडम, मैं जानकारी चाहता हूँ कि एक्चुअल में छोटे किसान हैं हम। जी। टीवी की आवाज बंद कर दीजिए अनिल जी, कृपया, बातचीत में रुकावट आएगी। बताएं। हेलो जी अनिल जी, फोन लाइन के जरिए बात करिए, टीवी की आवाज बंद कर दीजिए, बताइए। जी मैडम जी, जैसा कि हम छोटे किसान हैं। ठीक है। छोटे किसान हैं। हेलो जी अनिल जी, हम आपको सुन पा रहे हैं, कृपया टीवी की आवाज बंद कर दीजिए, बातचीत में रुकावट होगी। बिल्कुल कम कर दीजिए। वो मैडम जी छोटे किसान हैं, मतलब मान के चलिए कि 1.5-2 बीघा के लगभग है। ठीक है। तो इसमें क्या हम लोगों को, जैसे मान लीजिए कि अगर फल उद्योगिकी विभाग तरफ से कोई ऐसी सब्सिडी वगैरह की कुछ योजनाएं हैं क्या? जी जी, ठीक है। क्या कृषि यंत्रों के लिए? जी जी। अच्छा, ठीक है। डॉक्टर परे? बिल्कुल। जो सरकार की ओर से सबमिशन ऑफ एग्रीकल्चर मैकेनाइजेशन एक प्रोग्राम चल रहा है, जिसमें इंडिविजुअल मशीनरी के लिए और कस्टम हायरिंग सर्विस सेंटर एस्टैब्लिश करने के लिए सरकार की ओर से 40%, 50% हर एक कैटेगरी के हिसाब से कि हमको कस्टम हायरिंग सर्विस सेंटर डालना है, इंडिविजुअल फार्मर है, सेल्फ हेल्प ग्रुप है, FPOs है, तो सरकार की ओर से यहाँ पे सब्सिडी का प्रोग्राम है ताकि मैकेनाइजेशन को देश में आगे बढ़ाया जाए। तो मैं उनसे रिक्वेस्ट करूँगा कि आप सबमिशन ऑफ एग्रीकल्चर मैकेनाइजेशन का डॉक्यूमेंट देख लीजिए आपके क्षेत्र के हिसाब से, और जिन यंत्रों को आपको लेना है उनमें कितनी सब्सिडी है आपको पता चलेगा। जी डॉक्टर परे, कुछ ऐसा ही सवाल आया है व्हाट्सएप के जरिए शिव कुमार जी का झारखंड से, वो भी लगभग ऐसी ही बात करते हैं। इनका कहना है कि सीमांत किसान कृषि यंत्र का कैसे प्रयोग करे, क्योंकि इसके बारे में हमें जानकारी नहीं है और ये कृषि यंत्र महंगे भी हैं। तो बताएं हमें डॉक्टर परे, तो ये एक बहुत ही आम सवाल है छोटे और सीमांत किसानों के मन में कि बहुत महंगे आते हैं यंत्र, हमें इस्तेमाल करना है तो हम कैसे इस्तेमाल करें? जो हमारा देश है यहाँ पे 85% से ऊपर किसान जो है जो छोटे किसान हैं, जिनके और इसके साथ साथ छोटा किसान होने के साथ साथ जिनके पास लैंड ज़्यादा है, होल्डिंग ज़्यादा है, प्लॉट साइज फिर भी कम है, 5-6 जगह वो फैला हुआ है, तो उससे क्या है कि प्लॉट साइज के हिसाब से हमको मशीनरी को डिज़ाइन करना पड़ता है। तो जितने भी छोटे किसान हैं, पहली बात है कि आपको हमेशा देखना पड़ेगा कि ऐसी मशीन ले लीजिए जो मल्टीपर्पज़ हो, जिससे आपके एक से ज़्यादा ऑपरेशन हो सकते हैं। जैसे उसी से आप टिलेज भी कर सकते हैं और उसके साथ साथ बुआई भी कर सकते हैं। रही बात जो यंत्र आपको मिलते हैं उनका प्राइस बहुत ज़्यादा होता है, तो उनका आप लाभ नहीं ले पाते हैं। तो उसके लिए हम पहले से ही बता रहे हैं कि कस्टम हायरिंग सर्विस को हमको प्रमोट करना पड़ेगा। यानी जो आपको मशीनरी एक फार्मर ले आए उसको अपने खेत पे इस्तेमाल करें और उसके साथ साथ उसको दूसरे फार्मर को भी यूज़ करने के लिए दें और यूज़ के हिसाब से उनसे आप
अपना रेंट ले सकते हैं। तो उससे क्या होगा कि फ़ायदा भी मिलेगा सबको उस यंत्र का, और सबको उसको खरीदना नहीं पड़ेगा। हर एक इंडिविजुअल फार्मर के लिए ये पॉसिबल नहीं है कि वो यंत्र खरीदे, और अगर वो खरीदेंगे भी वो उनके इकोनॉमिक्स के हिसाब से फिट नहीं है, क्योंकि साल में वो कितने घंटे उसको इस्तेमाल करेंगे। तो इसलिए बहुत ही आपको अच्छा जवाब दिया आपने कि जो कस्टम हायरिंग सेंटर्स है इसके लिए किसानों को सोचना चाहिए। आगे बढ़ते हैं, अगले कॉलर का रुख करते हैं। राजकुमार जी बाराबंकी उत्तर प्रदेश से हमारे साथ जुड़ गए हैं। राजकुमार जी स्वागत है आपका, बताइए क्या जानना चाहते हैं। ये संतरे का बीजू पेड़ कितने दिन में फल देता है? अच्छा जी, डॉक्टर पटेल। राजकुमार जी, पहले तो हम आपको बताएंगे कि बीजू फल तो लगाना नहीं चाहिए जी, क्योंकि इसमें तो बीजू फल में आपको 7 से 8 साल में फल आता है। और जो हम कहते हैं आजकल बडेड पौधा सिट्रस में प्रयोग करते हैं, तो जो भी किस्म का, क्योंकि बीजू में हमको सिट्रस में तो मिल जाता है, लेकिन दूसरे फलों में कहते हैं कि वो पता नहीं होता कौन सी क्वालिटी आएगी। तो इतना इंतज़ार क्यों करना है? आप देखिए कि जो किस्म चाहते हैं किन्नों की, तो किन्नों के बडेड पौधा आप प्रयोग करिए। वो मतलब बीज जब लगाते हैं उससे करीब 1 साल में, जिसको हम रूट स्टॉक बोलते हैं, जिसके ऊपर बडिंग करते हैं, तो करीब टोटल 1.5 साल का पौधा होता है। तो इसको आप लेके आएँ, जो नर्सरी प्रमाणित नर्सरी हो, या किसी आपका कृषि विज्ञान केंद्र से पौधे लीजिए, या हमारा जो ICR के संस्थान है वहाँ से पौधे लीजिए। तो जहाँ आपको सुविधा हो, प्रमाणित नर्सरी या कृषि विज्ञान केंद्र, तो यहाँ से आप पौधे लेके आइए और लगाइए। बीजू पौधे का प्रयोग मैं आपको कहूँगा कि न करें। जी डॉक्टर पटेल, ऐसा ही एक सवाल व्हाट्सएप के जरिए भी हमारे दर्शक ने भेजा है औरंगाबाद महाराष्ट्र से किशन राठौर जी। इनका सवाल ये है कि जो संतरे हैं उसके पौधे कहाँ से लेना अच्छा रहेगा, तो क्या सुझाव होगा आपका, और क्या कुछ खास किस्मों के बारे में भी बताना चाहेंगे? जी, औरंगाबाद से हैं तो मैं आपको बताना चाहता हूँ कि एक हमारा भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद का एक संस्थान है, सेंट्रल सिट्रस रिसर्च इंस्टीट्यूट, केंद्रीय नींबू वर्गीय फल अनुसंधान संस्थान, नागपुर में अवस्थित है। तो यहाँ पे हर तरह के सिट्रस के जो फल हैं, जो भी नींबू वर्गीय फल हैं, चाहे मौसमी है, किन्नो है, संतरा है, या लाइम्स एंड लेमन्स है, कई किस्मों का उन्होंने विकसित किया है। तो आप वहाँ से संबंध करें, रोग मुक्त पौधे वहाँ से आपको प्राप्त किए जा सकते हैं। हाँ, लेकिन मैं आपको यही कहूँगा, जैसे आपको अब तो सीजन जा रहा है, आप अगले सीजन के लिए अभी से पौधों के लिए उनको पत्र लिख दें। निदेशक केंद्रीय नींबू वर्गीय फल अनुसंधान संस्थान नागपुर में, तो आपके लिए पौधे रिजर्व कर देंगे, आपको पौधे बना के देंगे। अगर उपलब्धता नहीं होगी तो भी उपलब्धता आपको अगले सीजन के लिए इंश्योर हो जाएगी। बिल्कुल। तो किशन जी और राजकुमार जी, उम्मीद है आप दोनों के सवालों के जवाब आप लोग को मिल गए होंगे कि पौधे कहाँ से और कैसे प्राप्त किए जा सकते हैं। इसी के साथ कार्यक्रम में लेंगे एक और छोटा सा ब्रेक, जल्द हाजिर होंगे। आप बने रहें दूरदर्शन किसान पर। डीडी किसान ने कर ली है तैयारी, यहाँ मिलेगी पशुपालन की हर एक जानकारी, घर आंगन से लेकर व्यवसायिक फार्म तक, मुर्गी पालन से लेकर रेगिस्तान के जहाज तक। बीमारियों से पशुपालक बिल्कुल ना हो परेशान, विशेषज्ञ करेंगे आपकी समस्या का समाधान। देखिए अपना पशु चिकित्सक हर रविवार शाम 6:30 बजे दूरदर्शन किसान पर। ब्रेक के बाद आप सभी का फिर से स्वागत है। आप देख रहे हैं कार्यक्रम हेलो किसान। इस कार्यक्रम में बात कर रहे हैं आज हम किन्नू संतरा के बागों की देखभाल के बारे में और कृषि यंत्रों के प्रयोग के बारे में। इस बीच हमारे साथ एक कॉलर जुड़ गए हैं, आइए सीधे उनसे बात करते हैं। मान सिंह जी पौड़ी गढ़वाल उत्तराखंड से इस वक्त हमारे साथ फोन लाइन पर हैं। मान सिंह जी स्वागत है आपका, पूछे अपना सवाल। नमस्ते जी, मान सिंह बोल रहा हूँ जी। हेलो जी, हम आपको सुन पा रहे हैं मान सिंह जी, अपना सवाल पूछ सकते हैं। मैं ये कह रहा हूँ कि हमारे यहाँ किन्नू हो सकते हैं हमारे गांव में? जी, आपके यहाँ पर किन्नू हो सकते हैं ना? किन्नू उगाने के लिए मैं बोल रहा था, कहाँ मिलेंगे पेड़ किन्नू के? अच्छा, ठीक है, आइए जानते हैं। जी डॉक्टर पटेल, क्या पौड़ी गढ़वाल में किन्नू की खेती की जा सकती है और पौधे कहाँ से प्राप्त कर सकते हैं? पौड़ी गढ़वाल में मैं अभी तो नहीं बता पाऊंगा, क्योंकि अगर तापमान आपके यहाँ 0 से 1 डिग्री के बीच में है तो आप किन्नू न लगाएं, क्योंकि फ्रास्ट की संभावना होती है। तो अगर आप देख लें, अगर तापमान
अगर आपका 2-3 से ऊपर है तो कोई दिक्कत नहीं है, आप किन्नों का वहाँ पे उगा सकते हैं। और रही बात पौधे उपलब्धता की, तो पौधे उपलब्धता आप पंजाब कृषि विश्वविद्यालय लुधियाना में और उनका अबोहर सेंटर में रोग मुक्त पौधे तैयार किए जा रहे हैं, तो आप वहाँ से पौधे ले सकते हैं। हरियाणा कृषि विश्वविद्यालय हिसार से पौधे ले सकते हैं। तो जहाँ आपको सुविधाजनक हो, आप नज़दीकी कृषि विज्ञान केंद्र को भी संपर्क कर सकते हैं, वहाँ से भी आपको किन्नों के पौधे प्राप्त हो सकते हैं जी। तो आप देख लें, जहाँ भी आपको सुविधाजनक है, जो आपके नज़दीक है, वहाँ से आप पौधे खरीद सकते हैं। लेकिन यही मैं कहूँगा कि आप लोग जैसे कि कोई भी फल की बाग लगाना चाहते हैं और चाहते हैं कि जा कर के सीधे मार्केट से पौधे लेके आएँ, तो उसको अवॉइड करें, उसको न करें। आप पौधे पहले से ही प्री बुक कर लें। ठीक, आइए अब आगे बढ़ते हैं कार्यक्रम में। और कृषि यंत्रों की जहाँ तक बात है, तो आधुनिक तकनीकों में ड्रोन की काफ़ी चर्चा हम इन दिनों सुन रहे हैं डॉक्टर परे, और इससे जुड़ा हुआ सवाल भी हमारे दर्शक ने पूछा है। महाराष्ट्र प्रेम जी लिखते हैं कि ड्रोन पर सरकार द्वारा क्या कोई सब्सिडी मिलती है? तो ड्रोन के फ़ायदों के बारे में भी हमें बताएं, सब्सिडी के बारे में भी। देखिए, जो ड्रोन है, सरकार का इस पे बहुत जोर है। अगर आप देखेंगे पिछले 3-4 साल से एक के बाद सरकार की ओर से कमेटी बन रही है कि ड्रोन पे गाइडलाइन बना दें, एसओपी बना दें, फिर क्रॉप वाइज एसओपी बना दें। तो क्योंकि इसका जो ड्रोन का इस्तेमाल कृषि में आप देखेंगे कि, और ड्रोन दीदी भी एक बहुत ही महत्वपूर्ण, ड्रोन दीदी भी एक है जो सेल्फ हेल्प ग्रुप जो विमेन है। लेकिन उससे पहले जो ओवरऑल हम देखते हैं, चाहे वो FPOs हो, इंडिविजुअल यूथ हो, KVKs हो, ICR इंस्टीट्यूट्स है, उससे पहले भी ड्रोन के लिए जो स्कीम आई थी कि जिसमें सब्सिडी मिलती है 40%, 60%, इवन KVKs के लिए 100%। अच्छा। इसका रीज़न ये है कि जो ड्रोन है, इसके कुछ बेनिफिट्स है जो हम एग्रीकल्चर मैकेनाइजेशन एग्जिस्टिंग है उसके कंपेयर में। आप सिंपल सा एक ऑप्शन ले लीजिए जो स्प्रेइंग है। हमारे जो किसान लोग हैं, जब वो स्प्रेइंग करते हैं, एक तो इतना वक्त जाता है, पूरा दिन चला जाता है, और उसके साथ साथ जो फ्यूम्स हैं वो उनके अंदर चले जाते हैं, तो उससे क्या है, उनका हेल्थ भी बिगड़ जाता है। उसके पैरेलल में अगर आप ड्रोन को देखेंगे, वही काम वो 20 मिनट में हो जाता है, और जो इनपुट कॉस्ट है वो भी रिड्यूस हो रहा है, और उसके साथ साथ जो उनका हेल्थ है वो भी सेफ रहता है। तो इसलिए जो, और अभी जैसे हम देखते हैं जो हिली एरियाज है जहाँ हम यंत्रों को नहीं ले जा सकते, जैसे हमको बागों में स्प्रेइंग करना है, तो वहाँ पे भी हमको ड्रोन को प्रमोट करना है। तो क्योंकि इसके ये बेनिफिट्स है कि आप सेविंग भी कर सकते हो, जहाँ पे मैकेनाइजेशन पॉसिबल नहीं है वहाँ पे भी कर सकते हैं। और रही बात सब्सिडी की, आप गवर्नमेंट की ओर से है, पहले जो था कि ड्रोन को SMAM के अंडर लाया गया था, जो एग्रीकल्चर मैकेनाइजेशन के लिए सब्सिडी की स्कीम थी, और उसके साथ साथ ड्रोन दीदी और डिफरेंट स्टेट्स में अलग अलग ड्रोन को प्रमोट करने के लिए स्कीम्स चल रही है। जी जी बिल्कुल। तो इसीलिए ड्रोन का इस्तेमाल इन दिनों काफ़ी ज़ोर पकड़ भी रहा है, और बहुत सारे युवा और युवतियां इसमें आगे आ रहे हैं, और कस्टम हायरिंग सेंटर्स के ज़रिए भी इनका इस्तेमाल किया जा रहा है, जो किसानों के लिए काफ़ी लाभदायक साबित हो रहा है। बहरहाल आगे बढ़ते हैं और अगला सवाल यहाँ पर शामिल करते हैं। व्हाट्सएप के ज़रिए एक सवाल भेजा है रघु जी ने अजमेर राजस्थान से। इनका सवाल ये है कि किन्नों का उत्पादन कम हो रहा है और कोई रोग और कीट भी नहीं है, इसके लिए क्या करें? जी डॉक्टर पटेल, क्या वजह हो सकती है? जी किन्नों में देखिए क्या होता है कि एक साल में ज़्यादा फल आता है, दूसरे साल में फल कम आता है। अच्छा। और ज़्यादातर एक क्यों होता है कि अगर हमारे पेड़ों पे ज़्यादा फल लगे हुए हैं, तो हमें ये देखना है कि इस अनुभव से कि हमें फल की थोड़ी थिनिंग करने की ज़रूरत होती है, थोड़ी कटाई छटाई करने की ज़रूरत होती है कई बार। तो अगर हम ये बैलेंस बना के रखेंगे तो हर साल हमें अच्छा फल मिलेगा। दूसरी जो प्राय बागों में देखने की ज़रूरत है, आपने जैसे कहा कि कोई रोग और कीड़े नहीं लग रहे हैं, लेकिन फिर भी फल कम हो रहा है। तो फल कम होने का रीज़न दूसरा ये होता है कि हम जो मिट्टी का देखभाल है, जो पोषक तत्वों का प्रबंधन है, वो हम प्रॉपर नहीं कर पा रहे हैं। तो जैसा मैंने अभी थोड़ी देर पहले भी कहा कि हमें मिट्टी की जांच बहुत ज़रूरी है। जैसे हम डॉक्टर के पास जाते हैं तो हमारा सीधे ब्लड सैंपल ले करके और देखते हैं कि खून में क्या कमियां हैं, फिर हमारा उपचार करते हैं। तो इसी तरह से जो मिट्टी है वो पेड़ों के लिए तो ब्लड ही है एक ढंग से। जी, तो आप एक करें कि मिट्टी का जांच कराएं और देखें क्या कमियां हैं या क्या चीज़ ज़्यादा है, उसके हिसाब से हम बैलेंस न्यूट्रिशन का प्रयोग करें। और इतना ही नहीं, क्या होता है कि हम एक साथ खाद देने की बात करते हैं, लेकिन किन्नों में है चूँकि पूरे साल भर फसल पेड़ों पे रहती है, फरवरी मार्च के महीना में फूल आता है और हम तुड़ाई उसका दिसंबर और जनवरी के महीना में करते हैं। तो पूरे टाइम पे फल पेड़ पे रहते हैं, छोटे से लेकर के बड़े होते हैं। तो
इसी तरह से हमको जो पोषक तत्वों का प्रबंधन है या जो उर्वरक है उसको हमको स्प्लिट करके देना है, एक बार में नहीं देना है बढ़वार के हिसाब से। तो आप इसको ध्यान रखें और हमें विश्वास है कि किन्नों की फल में जो उपज देने की क्षमता है बहुत है। खास करके मैं देखता हूँ कि पंजाब में 28 से 30 मेट्रिक टन प्रति हेक्टेयर की दर से उपज मिलती है। तो ये बहुत अच्छा है कि आप इसको प्रॉपर मैनेज करें आर्चर्ड को, इससे कि आपका उपज कम ना हो। जी बिल्कुल। आइए अब आगे बढ़ते हैं। और जैसे कि डॉक्टर परे आप बता रहे थे कि खेती के दौरान कई तरह के काम किए जाते हैं और उसमें कृषि यंत्रों की बहुत बड़ी भूमिका होती है। फसल कटाई जो है एक महत्वपूर्ण चीज़ है और ख़ासतौर पे पराली प्रबंधन। हम देख रहे हैं सितंबर आ चुका है और बस समय आ ही चुका है जब पराली का अच्छे से प्रबंधन नहीं किया जाता है और कितना अशुद्ध वातावरण हो जाता है, सांस लेना भी दूभर हो जाता है क्योंकि किसान उसे जला देता है अपने फसल अवशेष को। ऐसे में कृषि यंत्रों से इसे किस तरह से प्रबंध इसका किया जा सकता है? देखिए, जो एग्रीकल्चर का हमारा सिस्टम है ये टाइमली है। अगर 20 दिन का विंडो है हमारे किसान को बुआई करनी है तो उसके लिए उनको ज़रूरी है कि उनको यंत्र चाहिए, क्योंकि लेबर के ज़रिए से उस 20 दिन में नहीं हो पाएगा। और रही बात यंत्रों की, तो हमारे लिए पहले एक यंत्र है कि जिसको जैसे आपने भी प्रोग्राम के शुरू में दिखाया, हैप्पी सीडर है, हमारे सुपर सीडर्स है। इनसे क्या होता है कि हम डायरेक्टली सोइंग कर पाते हैं, हमको ज़्यादा कटाई की ज़रूरत नहीं पड़ती है। जैसे अब सुपर सीडर में वही हम ज़मीन में मिला देते हैं, जो भी हम बच जाता है जैसे दान में वो हम ज़मीन में मिला सकते हैं। और रही बात उसके साथ साथ अगर आप देखेंगे बहुत सारे एंटरप्रेन्योर्स डेवलप हुए हैं, वो क्या कर देते हैं, जो भी धान की कटाई के बाद पोर्शन बच जाता है उसके बड़े बड़े बेल बना लेते हैं। तो बेलिंग एक मशीन है जिसको आप इंडस्ट्री में इस्तेमाल कर सकते हैं। तो उससे क्या होगा, एक एक्स्ट्रा इनकम हमारे फार्मर को मिल पाता है कि वो यंत्रों का इस्तेमाल करके उसको बेल बना के इंडस्ट्री में लेके जाता है और इंडस्ट्री में उसको फ्यूल के तौर पर इस्तेमाल होता है। या उसी से हम फीड ब्लॉक बना सकते हैं, एनिमल फीड ब्लॉक, कि उसमें हम न्यूट्रिएंट भी ऐड कर सकते हैं और हम पशु को खिला सकते हैं। तो उससे क्या होगा, हमारा जो मिल्क यील्ड है पशु का वो भी बढ़ सकता है और उसके साथ साथ उसका सही से इस्तेमाल हो पा रहा है। तो ये सब चीज़ें पॉसिबल है जब हम यंत्रों का सही से इस्तेमाल करेंगे। और जो हमारी मजबूरी रहती है कि विद इन टाइम विंडो 20 दिन में 15 दिन में हमको किसी ऑपरेशन को कंप्लीट करना है, बुआई को कंप्लीट करना है, वो भी यंत्रों के जरिए से हो पाता है। बिल्कुल। तो ऐसे में जो कृषि यंत्र है वो काफ़ी हद तक पर्यावरण को प्रदूषित होने से बचाते हैं, क्योंकि अगर किसान इसका इस्तेमाल करते हैं तो उनकी समस्या का भी समाधान होगा। वक्त रहते वो कटाई और फिर अगली फसल की बुआई कर सकते हैं और जो फसल जलाने से नुकसान हो रहा है उससे भी बचेगा। आगे बढ़ते हैं और डॉक्टर पटेल आपसे जानना चाहेंगे कि फलों के अच्छे उत्पादन के लिए, जैसा कि आपने बताया कि संतुलित पोषण का होना बेहद ही ज़रूरी है। ख़ासतौर पर जो सूक्ष्म पोषक तत्व होते हैं उनकी भी बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका रहती है। तो ये जो समय है किस तरह से पोषक तत्व प्रबंधन करें किसान? किन्नों की देखिए जो फसल है जी, अगर हम या तो सारे फलों की फसल देखेंगे, मेजॉरिटी में जो हमारा नॉर्थ इंडिया है इसमें देखेंगे आपकी फरवरी मार्च के महीने में फूल आते हैं। तो उस वक्त से लेकर के और फल जैसे आम ही है, जुलाई में हम तोड़ते हैं, जून में तोड़ते हैं। तो उस वक्त के लिए पोषक तत्वों का प्रबंधन बहुत ज़रूरी होता है। और इसी तरह से किन्नों की बात कर रहे हैं तो किन्नों में हमें फरवरी मार्च में पहले डोज देते हैं। डोज मैं इसलिए नहीं बोलना चाहता हूं क्योंकि हर एक रीजन की अपनी सॉइल की क्षमता होती है, उसके हिसाब से लोकल लेवल पे डोज का निर्धारण होता है कितना हमें डोज देना है। तो सॉइल हेल्थ कार्ड के अनुसार करें इस्तेमाल? जी जी जी, जी। सॉइल हेल्थ कार्ड अपना जब लेते हैं तो वहाँ पे अगर आप फसल का बताते हैं कि कौन सी फसल लेनी है तो उस वक्त ये बताया जाता है कि अगर आपके सॉइल में, आपके मिट्टी में ये पोषक तत्वों की उपलब्धता है, किस रेंज में है, उसके हिसाब से उनका रिकमेंडेशन, उनकी संस्तुति दी जाती है। इसी तरह से आप किन्नों की बात करते हैं जो अभी का समय है। अभी का समय के लिए मैं कहूँगा 1 माइक्रोन्यूट्रिएंट का स्प्रे, जिसमें क्या बोरान है, कॉपर है, मैग्नीज है, जिंक है, 4 ग्राम प्रति लीटर की दर से आप स्प्रे कर दें। और इसमें देखेंगे चूना हल्का सा, चूँकि अगर आप ये घोल बनाते हैं तो एक घोल थोड़ा अम्लीय हो जाता है, तो उसको न्यूट्रलाइज करने के लिए हमें थोड़ा चूने का प्रयोग करना पड़ता है, जिससे कि उसका पीएच जो न्यूट्रल हो, नहीं तो पत्तियाँ थोड़ी जलाती हैं। तो एक तो इसका ये है। दूसरा पोटास का एक करीब 150 ग्राम जो हमारा पोटास फर्टिलाइज़र है, चाहे एमओपी मिल जाए आपको, चाहे सल्फेट ऑफ पोटास मिल जाए, एसओपी मिल जाए, तो 150 ग्राम प्रति वृक्ष के हिसाब से अगर आप प्रयोग करते हैं
तो इसमें फलों की गुणवत्ता बहुत अच्छी बनती है। जी। तो किन्नों के लिए तो आप ये 2 चीज़ों का ध्यान रखें, अब भी कर लें या तो अक्टूबर के पहला सप्ताह तक जरूर कर लें इसको। जी जी, आइए अब आगे बढ़ते हैं कार्यक्रम में। इस बीच हमारे साथ अगले कॉलर जुड़ गए हैं, उनका सवाल लेते हैं। लखन चौधरी जी मध्य प्रदेश से हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ रहे हैं। स्वागत है आपका, पूछिए अपना सवाल। हेलो जी, लखन जी मेरी आवाज़ मिल रही है आपको? हेलो जी हाँ मैडम, सुना रही। जी जी, अपना सवाल पूछ सकते हैं लखन जी। ठीक है मैम, आने दो कार्यक्रम में। जी बताएं। टीवी की आवाज बंद रखिएगा लखन जी। जी नमस्ते मैडम। जी नमस्कार। हाँ नमस्ते मैडम। नमस्कार लखन जी, टीवी की आवाज बंद रखिए कृपया और सीधे सीधे फोन लाइन के जरिए बात करें। टीवी की आवाज। नमस्ते मैडम। जी नमस्कार। मैं ये पूछ रहा हूँ मैडम, कि अपने जो कृषि यंत्र निर्माण के लिए प्रशिक्षण चाहिए। जी, कृषि यंत्र के इस्तेमाल के लिए, निर्माण के लिए अपने को प्रशिक्षण चाहिए मैडम, तो उसके लिए क्या है? सब्सिडी। ठीक है, आइए जानते हैं, डॉक्टर परे बताएं। ये जो कृषि यंत्र है, हमने पहले भी बता दिया कि सरकार की ओर से एक स्कीम चल रही है जिसको सबमिशन ऑफ एग्रीकल्चर मैकेनाइजेशन बता देते हैं। इसमें डिफरेंट जो यंत्र है उन पे अलग अलग से सब्सिडी है, और जैसे कस्टमाइजिंग सेंटर एस्टैब्लिश करना हो उसके लिए अलग से सब्सिडी है। तो उसके लिए ज़रूरी है कि मैं लखन जी से बताना चाहूँगा कि आप सबमिशन ऑफ एग्रीकल्चर मैकेनाइजेशन का एक डॉक्यूमेंट देख लीजिए, आपको ऑनलाइन भी अवेलेबल है, और आपको पता चलेगा किस यंत्र पे कितनी सब्सिडी है, और अगर कस्टमाइजिंग सेंटर डालना चाहते हैं तो कितने आपको सब्सिडी मिल सकती है। बिल्कुल लखन जी, उम्मीद है आपके सवाल का जवाब मिल गया होगा। और इसी के साथ कार्यक्रम में वक्त हो गया है एक और छोटे से ब्रेक का। जल्द हाजिर होंगे, आप बने रहें दूरदर्शन किसान पर। जब तपती है धरती, सूरज उगलता है आग, ठंड में जब सर्दी जमा देती सबके हाल, सब छुप जाते अपने अपने घरों में, तब बाहर निकलता सिर्फ एक इंसान, भरने के लिए हम सबका पेट, खून को पसीने की तरह देता बहा, थक जाता, झुलस जाता, हो जाता बीमार, तब उसकी सेहत का ध्यान रखता सिर्फ डीडी किसान। देखिए स्वस्थ किसान शनिवार शाम 6 बजे लाइव, सिर्फ दूरदर्शन किसान चैनल पर। ब्रेक के बाद आप सभी का फिर से स्वागत है कार्यक्रम हेलो किसान में। इस कार्यक्रम में आज हम बात कर रहे हैं किन्नू संतरे के बागों की देखभाल के बारे में और कृषि यंत्रों के प्रयोग के बारे में। इस विषय पर हमारी चर्चा जारी है। अगर आप कोई सवाल पूछना चाहते हैं तो आप हमारे टोल फ्री नंबर पर कॉल कर सकते हैं, या फिर व्हाट्सएप या फिर ईमेल के माध्यम से भी अपना सवाल भेज सकते हैं। बातचीत को आइए आगे बढ़ाते हैं। डॉक्टर परे, आपसे जानना चाहेंगे कि जैसा कि हमारे दर्शक भी शायद पूछना चाह रहे थे, कुछ किसान निर्माण भी करना चाहते हैं कृषि यंत्रों के, तो अपने स्तर पर क्या कर सकते हैं वो? देखिए, जो मैन्युफैक्चरिंग है कृषि का, क्योंकि हम जानते हैं कि जो हमारे फार्मर है बहुत जागरूक है, क्योंकि उनको किस चीज़ की ज़रूरत है वो सबसे ज़्यादा जानते हैं कि अपने खेत में उसको किस हिसाब से इस्तेमाल कर सकते हैं। लेकिन उसके लिए उनको 2-3 चीज़ों का ध्यान देना पड़ेगा। एक पहली बात कि उनको हमेशा देखना पड़ेगा कि स्टैंडर्ड कंपोनेंट्स इस्तेमाल करें। जैसे उनको कोई बेयरिंग यूज़ करनी है, उनको कोई फरो ओपनर यूज़ करना है, जब भी मार्केट में जाएँ उसके लिए स्टैंडर्ड कंपोनेंट देखें, क्योंकि उससे क्या होता है, हमारी बहुत ही समस्या रहती है कि अगर कोई कंपोनेंट ख़राब हो गया तो उसको फिर रिप्लेसमेंट नहीं मिलता है मार्केट में। तो इसलिए अगर उसका वो मैन्युफैक्चर खुद करना चाहते हैं, खुद बनाना चाहते हैं, तो हमेशा स्टैंडर्ड कंपोनेंट्स ले। और उसके साथ साथ ट्रेनिंग्स होती है मैन्युफैक्चरिंग ऑफ एग्रीकल्चर इम्प्लीमेंट्स। हमारे जो संस्थान हैं कृषि के, जैसे CI भोपाल है, टेस्टिंग सेंटर्स है, वो भी इस पर ट्रेनिंग देते हैं कि हमारे जो किसान हैं खुद उसके लायक हो जाएं कि वो कुछ यंत्र खुद बना पाएँ जो अपने खेत में इस्तेमाल कर सकते हैं। तो इन 2 चीज़ों
उनका ध्यान देना पड़ेगा पहले कि वो उसकी तो इस तरह का उद्यम अगर शुरू करना चाहते हैं तो क्या सरकार की तरफ से ऋण भी ले सकते हैं? ऐसी कोई व्यवस्था भी है इस तरह के किसानों के लिए? जैसे जो वो मैन्युफैक्चर करेंगे उसके बाद अगर उसका इस्तेमाल है तो वो सरकार से उस टेस्टिंग करने के बाद उसका एक टेस्टिंग होता है, टेस्ट रिपोर्ट जनरेट होता है और सरकार से रिक्वेस्ट करके उसको सब्सिडी स्कीम में लाया जा सकता है कि अगर उसका उतना इस्तेमाल है और वो प्रॉपरली टेस्टेड है सेंटर से, पहले उसको बना के इवॉल्वेट करके उसका रिपोर्ट एक टेस्टिंग सेंटर को, जो नज़दीकी टेस्टिंग सेंटर हो, हमारे हर एक स्टेट में टेस्टिंग सेंटर है, तो जो उनका नज़दीकी टेस्टिंग सेंटर उसमें उसका टेस्ट रिपोर्ट जनरेट करवाए और उसके साथ साथ वो पहले लोकल एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट से शुरू करें, वहाँ से रिक्वेस्ट करें कि इसको सब्सिडी स्कीम में लाया जाए क्योंकि इसका बहुत ही लाभ है। बिल्कुल। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। अगले कॉलर हमारे साथ जुड़ गए हैं रवि पाठक जी, ग्वालियर मध्य प्रदेश से। उनका रुख करते हैं। रवि जी, स्वागत है आपका, पूछे अपना सवाल। जी, टीवी की आवाज बंद कर दीजिए रवि जी। जी सर। जी पूछिए। हेलो जी रवि जी, हम सुन पा रहे हैं आपको, पूछे अपना सवाल। सर मैं ये कह रहा हूँ, जैसे कृषि यंत्रों के लिए अपन को लेना है, सरकार से अनुदान मिलता है, तो इसके लिए क्या संपर्क करना चाहिए और कैसे प्राप्त होते हैं ये कृषि यंत्र? अच्छा, ठीक है। कहाँ और कैसे संपर्क करें डॉक्टर परे अनुदान के लिए? जितने भी यंत्रों के बारे, ये पहले डिस्ट्रिक्ट एग्रीकल्चर ऑफिसर से शुरू होता है। अगर किसी पे भी आपको सब्सिडी लेना, सबसे पहला जो कांटेक्ट पॉइंट है आपका डिस्ट्रिक्ट एग्रीकल्चर ऑफिसर है और उसके साथ साथ जो नेक्स्ट है दैट इज़ KVK। डिस्ट्रिक्ट एग्रीकल्चर ऑफिसर आपको जो वहाँ पे स्टेट है, वहाँ पे क्या स्कीम चल रही है, कितना आपको सब्सिडी मिले, कहाँ से मिलेगा, उसके बारे में जानकारी दे सकते हैं। और रही बात KVK की, वो आपको जानकारी दे सकते हैं कि इसका कैसे इस्तेमाल करें, कैसे हम ट्रेनिंग ले सकते हैं और कितना लाभ मिल सकता है और किस किस क्रॉप के लिए ये यंत्र हम इस्तेमाल कर सकते हैं। तो आपके लिए 2 कांटेक्ट पॉइंट, डिस्ट्रिक्ट एग्रीकल्चर ऑफिसर और KVK, जिनको आप संपर्क करके उसके बारे में इन्फॉर्मेशन ले सकते हैं। बिल्कुल रवि जी, उम्मीद है आपके सवाल का जवाब मिल गया होगा। आइए कार्यक्रम में आगे बढ़ते हैं और डॉक्टर पटेल आपसे जानना चाहेंगे कि समसामयिक कार्यों पर किसानों ने ध्यान दे दिया, अच्छा उत्पादन चाहते हैं, लेकिन कई बार मेहनत खराब हो जाती है रोग व कीट के कारण। तो किन्नू संतरे के बारे में अगर जानना चाहें, कौन से आमतौर पर रोग व कीट हैं जो किसानों को परेशान कर सकते हैं? जी, मैं ज़्यादा तो नहीं बताऊंगा, लेकिन 2-3 बातों का खास करके जिक्र करना चाहूँगा। देखिए, इस वक्त एक फ्रूट सकिंग मात है जो कि खेतों में अक्सर दिख जाएगा आपको, जो तितली के जैसा होता है और देखेंगे फलों का ऊपर रस चूसता है उनका और एक धब्बे छोड़ के जाता है, और अगर नीचे गिरे हुए कुछ फल दिखेंगे आपको तो उसको अगर दबाएं तो उससे पिचकारी के जैसे उसका जूस निकलेगा। और उसमें बाद में क्या होता है कि अगर फल पेड़ पे भी लगे रह गए तो उसमें सेकेंडरी इन्फेक्शन होकर के बैक्टीरिया और फंगस वृद्धि करते हैं। तो इस तरह के जो फल आपके बागों में दिखें गिरे हुए या पेड़ पे लगे हों, तोड़ करके कहीं मिट्टी में, गहरे मिट्टी मतलब गड्ढा खोद करके कम से कम 1 से 1.5 फीट नीचे ज़मीन में दबा दें। दूसरे ट्रैप आते हैं आजकल फ्रूट सकिंग मात के, उसको बागों में प्रयोग करें और जो इंसेक्टिसाइड रिकमेंडेड है इसके लिए उसका प्रयोग कर लें, क्योंकि चूँकि ये ऊपर से ही जूस सक करता है, तो कोई भी जो सरफेस कीटनाशी है जो कॉन्टैक्ट इंसेक्टिसाइड बोलते हैं, उसका प्रयोग आप नींबू वर्गीय फलों में कर सकते हैं। दूसरा जो महत्वपूर्ण कीट है वो सिट्रस सिला है। अच्छा। एक तो तुरंत नुकसान करता है और आने वाले दिनों मतलब दिसंबर जनवरी फरवरी के महीने में बहुत एक्टिव हो जाता है। जब नई कलिकाएँ आती हैं और जब नई पत्तियाँ आती हैं तो बहुत ज़्यादा एक्टिव होता है। एक तो एक खुद नुकसान करता है, दूसरे सिट्रस ग्रीनिंग जो डिजीज है जिसको हुआंगलांग बिंग डिजीज भी कहते हैं, इससे पत्तियाँ छोटी हो जाती हैं, पीली पड़ जाती हैं। ये बहुत ज़्यादा नुकसान पहुंचाने वाला सिट्रस के लिए फल है। अच्छा। ये रोग मतलब कीट है जो कि रोग का वाहक है, तो इसका नियंत्रण बहुत जरूरी है। तीसरा है एफिड। तो एफिड भी माहू जिसको बोलते हैं आप, तो ये दोनों का जो नियंत्रण है आप बागों में सफाई और ध्यान देकर भी कर सकते हैं, लेकिन जो बहुत जरूरी है कि इमिडाक्लोप्रिड एक दवाई आती है जिसकी कि 0.4 मिलीलीटर प्रति लीटर की दर से प्रयोग करके इनको जब समय रहते जब नीम छोटे होते हैं आपको दिखते हैं कम पॉपुलेशन है तभी लगाएं। उसके बाद थायोमेथाक्जेम है, मतलब ये दवाइयों का अलग अलग प्रयोग करें। फिर कुछ वायरस रोग भी हैं। मैं आपको एक चीज़ बताना चाहता हूँ कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने अभी एक क्लीन प्लान प्रोग्राम शुरू किया है। हमें लगता है कि इससे क्या होता है कि जो
हमारे जो मतलब नर्सरी से पौधे लेके आते हैं, जो वायरस होते हैं हमारे आंख से नहीं दिखते हैं। तो क्लीन प्लांट प्रोग्राम हमें लगता है आने वाले दिनों में एक बहुत अच्छा किसानों के लिए प्रोग्राम साबित होगा, क्योंकि वायरस जो हमें आंखों से नहीं दिखते हैं वो वायरस फ्री पौधे आप तक नर्सरियों के माध्यम से मिलेंगे, तो वायरसों को हम लोग वहीं पे कंटेन कर पाएंगे, दूसरे वेक्टर को नियंत्रित करें। इसीलिए प्रमाणित जगहों से पौध लेना भी ज़रूरी होता है। बहरहाल आइए आगे बढ़ते हैं और डॉक्टर परे आपसे चलते चलते ये जानना चाहेंगे कि कृषि यंत्रों के इस्तेमाल के दौरान कई बार दुर्घटनाओं की स्थिति भी हम देखते हैं और इसके कुछ नुकसान भी हो सकते हैं, जैसे अगर स्प्रे करें तो उसके अंश भी चले जाते हैं। तो ऐसे में चलते चलते आप किस तरह की सावधानियां बरतने के लिए सुझाव देना चाहेंगे किसानों को? बिल्कुल, जो ये दुर्घटना होती है, एक तो ज़्यादातर दुर्घटना होती है कटिंग मशीन से और जो थ्रेशिंग है। तो यहाँ पे जो हमारे किसान भाई उसको इस्तेमाल करते हैं उनको दो चीज़ों का ध्यान देना ज़रूरी है। एक, जब भी थ्रेशर को इस्तेमाल करें लूज़ कपड़ा ना पहने, क्योंकि उससे क्या होता है उसको फंसने का चांस रहता है। इसी तरह जब हम कोई कटिंग मशीन यूज़ करते हैं तो हमको प्रॉपर सेफ्टी लेनी पड़ेगी, उसको कवर करना पड़ेगा। जैसे आप एक सिंपल ले लीजिए चैप कटर का जो ब्लेड होता है उससे अक्सर हमारे जो घर में बच्चे होते हैं उनके भी हाथ कट जाते हैं, क्योंकि उसको अगर गार्ड नहीं किया है, जो नाइफ है तो उससे हाथ को कटने का चांस रहता है। इसी तरह जब हम खेत में रहते हैं तो हम अक्सर हमारे किसान भाई शूज़ को बाहर ही निकाल देते। तो मैं किसान भाई को बताना चाहूँगा कि जब भी खेत में फावड़ा आप इस्तेमाल करें हमेशा गमी बूट आपको पहनना पड़ेगा। स्प्रेइंग करेंगे, मास्क लगाना पड़ेगा, प्रॉपर वे में आपके जो क्लोथ्स है प्रोटेक्टिव किट होना ज़रूरी है। और उसके साथ साथ वही यंत्र जब आप घर में ले आएंगे उसको प्रॉपर कवर करना पड़ेगा। जैसे अभी बारिश का मौसम है, अगर हम उसको कवर नहीं करेंगे तो उससे क्या हो जाता है, जंग लग जाता है। इसी तरह बैटरी खराब होती है, बैटरी के टर्मिनल। खेती के लिए बहुत ज़रूरी है ये कृषि यंत्र, लेकिन उससे सुरक्षित रखने के लिए और यंत्रों को भी संभाल के रखने के लिए इन कुछ बातों का ध्यान रखना बेहद ही ज़रूरी है। डॉक्टर रऊफ अहमद परे और डॉक्टर विश्वबंधु पटेल, आप दोनों ने बहुत अच्छी जानकारियां हमें दी कार्यक्रम में। बहुत बहुत धन्यवाद आपको। बहुत धन्यवाद। तो बहुत ही महत्वपूर्ण जानकारियां आज आपको हेलो किसान कार्यक्रम के जरिए से मिली है। उम्मीद है इन जानकारियों का लाभ आप जरूर उठाएंगे। आगे बढ़ते हैं और हेलो किसान कार्यक्रम के अगले विषयों के बारे में आपको बताते हैं। हेलो किसान कार्यक्रम में जो अगला विषय रहेगा जिस पर विस्तार से चर्चा की जाएगी वो है औषधीय पौधों की खेती। साथ ही कार्यक्रम के दौरान बातचीत की जाएगी प्रधानमंत्री सम्मान निधि योजना के बारे में। इन विषयों से जुड़े हुए सवाल अगर आप भेजना चाहते हैं तो ईमेल के माध्यम से आप हमें सवाल भेज सकते हैं। ईमेल आईडी है hellokisan2015@gmail.com। इसके अलावा दूरदर्शन किसान के कॉल सेंटर नंबर पर भी आप कॉल कर सकते हैं और अपने सवाल दर्ज करा सकते हैं। टोल फ्री नंबर है 1800-113060। सोमवार से शनिवार सुबह 6 बजे से रात 10 बजे के बीच कॉल करके आप अपने सवाल दर्ज करा सकते हैं। हेलो किसान कार्यक्रम को आप दूरदर्शन किसान के यूट्यूब चैनल पर देख सकते हैं। इसके लिए टीवी स्क्रीन पर दिखाए जा रहे इस QR कोड को स्कैन करें, इससे आप सीधे हमारे दूरदर्शन किसान के यूट्यूब चैनल से जुड़ जाएंगे। इसी के साथ आज के इस कार्यक्रम में बस इतना ही। हमें दीजिए इजाजत। आप बने रहें दूरदर्शन किसान पर। नमस्कार।